नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है हाथरस की साजिश। जी हां, हाथरस की साजिश। हाथरस में एक बलात्कार हुआ, कथित बलात्कार की बात कर रहे हैं, और उसके बाद उस दलित लड़की की मौत हो गई। उसको लेकर के तमाम एंगल यहां पर निकल रहे हैं, अलग अलग तरह के एंगल निकल रहे हैं। दरअसल ये कहानी एक दलित लड़की की है। दलित लड़की, दलितों की जो आबादी, महिलाओं की आबादी है, वो दरअसल महिलाओं की आबादी का 16% है। यानी कि देश में जितनी महिलाएं हैं उन महिलाओं में से 16% दलित महिलाएं हैं। और इन दलित महिलाओं में हर 10 दलित महिला का बलात्कार हर रोज होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। और थोड़ा और आगे अगर हम बढ़े तो 3 राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर पूरे देश से 50% आंकड़े यहीं से निकलते हैं। यानी कि 5 महिलाओं के साथ जो बलात्कार होते हैं, दलित महिलाओं के साथ जो बलात्कार होते हैं, वो इन्हीं 3 राज्यों में से होते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। ये मशहूर तीनों प्रदेश हैं। ये ऐसी ही एक घटना हाथरस में घटी। हाथरस में घटना घटी कि 4 युवकों ने के साथ में बलात्कार किया, और उसके बाद उसके साथ में क्या क्या कहानी होती चली गई। समय पर इलाज नहीं मिला दिया गया, उसको FIR टाइम पर दर्ज नहीं की गई, समय पर इलाज नहीं मिला, और उसके बाद उसकी लड़की की डेथ हो जाती है। लड़की की डेथ हो जाने के बाद उसके शव का आनन फानन में को जला दिया जाता है। दाह संस्कार की बात तो छोड़िए, जला दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर ऐसा ना किया जाता तो जातीय संघर्ष हो जाता, इस वजह से इसको जला दिया गया। उसके बाद तो तमाम कार्रवाई हुई, मुख्यमंत्री जी ने तमाम कार्रवाई किया। घर वालों को 25 लाख रुपए दिए गए, एक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की बात की गई, SIT गठित की गई, उसके बाद CBI जांच की सिफारिश की गई, सुप्रीम कोर्ट मामला गया, अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। तो तमाम बहुत सारी चीजें हैं, और हाथरस अभी भी छावनी में तब्दील है। इन सब के बीच एक नया एंगल, कई एंगल निकल के आए जातीय संघर्ष के। एक और दलित खड़े थे तो दूसरी ओर सवर्ण आमने सामने आ गए थे। दूसरा एक और इसमें से एंगल निकल के आया कि इसमें PFI का हाथ है, PFI और उसके सहयोगी संगठनों का हाथ है, और विदेशी ताकतों का भी इसमें हाथ है। 100 करोड़ रुपए तो खाली मॉरिशस से आए थे। 4 लोगों को जो दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जो चारों अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, कहा यह जा रहा कि उन्होंने 14 और लोगों के नाम बताए हैं। इतने सारे आयाम हैं इस मामले को लेकर के कि कुछ कह पाना मुश्किल है। आरोप ये लग रहे हैं कि इसके बहाने कांग्रेस ने, प्रियंका और राहुल गांधी ने अपनी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश की। आरोप ये लग रहे हैं कि अखिलेश यादव ने दलितों को अपना बनाने की कोशिश की। यानी कि तरह तरह के एंगल, लेकिन अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो वो उसको, लड़की को न्याय नहीं मिला अभी तक। क्यों? अब जांच होगी, लंबी लंबी जांच होगी, कब न्याय मिलेगा, कब क्या होगा, ये अलग बात है। फिलहाल साजिश इसमें बहुत बड़ी बड़ी है। कौन कौन सी है साजिश, कितने आयाम है साजिश के, इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सोमवार रात पुलिस ने चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए लोगों के पास हाथरस मामले से जुड़े भड़काऊ साहित्य मिले, मोबाइल, लैपटॉप जब्त किए गए। चारों आरोपी दिल्ली से आए थे और हाथरस जा रहे थे। हाथरस में 19 साल की दलित पीड़िता के साथ कथित गैंगरेप और फिर इलाज के दौरान मौत के बाद जिस तरह से सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आक्रोश देखने को मिला, उसने पूरे सूबे को हिला के रख दिया। बिहार चुनाव और सूबे की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए विपक्षी दलों ने भी इस पर जमकर राजनीति की।
कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा और बसपा से लेकर भीम आर्मी व राष्ट्रीय लोकदल के नेता हाथरस की तरफ दौड़ पड़े। सभी के निशाने पर योगी सरकार और उसके अधिकारी ही रहे। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की आड़ में सभी दलों में दलित वोट बैंक को लेकर अपने पाले में करने की होड़ दिखी। इतना ही नहीं, मामले को अपर कास्ट बनाम लोअर कास्ट करने की भी कोशिश हुई। सरकार इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है, लेकिन विपक्ष सरकार के किसी भी कदम से संतुष्ट नहीं दिखा। इन सब के बीच जांच एजेंसियों ने दावा किया कि हाथरस के बहाने बड़े पैमाने पर दंगा कराने की साजिश रची जा रही थी। हाथरस के सहारे यूपी कांग्रेस में राहुल प्रियंका जान फूंकते दिखे। अखिलेश यादव दलित वोट बैंक को साधते नजर आए। मायावती भी सरकार पर हमलावर हुई। भीम आर्मी ने खूब सियासी रोटियां सेकी तो आम आदमी पार्टी ने भी जातीय कार्ड खूब खेला। सीएए विरोधी प्रदर्शन में हिंसा को लेकर जिस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम आया था, हाथरस कांड में इस संगठन का नाम आने के बाद जांच एजेंसियों के होश फाख्ता है। जांच एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक पीएफआई ने यूपी में कई दंगों की साजिश रची थी, जिसके लिए विदेशों से फंडिंग भी हुई थी। ईडी की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार इस घटना के बहाने प्रदेश में जातीय दंगे फैलाने के लिए पीएफआई को मॉरिशस से करीब 50 करोड़ रुपए मिले थे। ईडी ने दावा किया कि पूरी फंडिंग 100 करोड़ रुपए से अधिक थी। मामले की जांच कर रही साइबर सेल की टीम और पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। मथुरा से गिरफ्तार 4 आरोपियों की पूछताछ में 14 और लोगों के नाम भी सामने आए हैं। अब सवाल यही है कि हाथरस की घटना को साजिश का रूप आखिर किसने दिया? साजिश का ताना बाना किसने बुना? जी हाँ, तो तमाम आयाम इसमें निकल रहे हैं साजिश के। कौन कौन से आयाम हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जो खास मेहमान हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी हैं, राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। बहुत स्वागत है सर आपका। संदीप शुक्ला जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, आपका भी बहुत स्वागत है संदीप मिश्रा जी। राजेश यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, आपका भी स्वागत है। और ओंकार नाथ सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी का। सर, तमाम आयाम, एक घटना, दलित लड़की के साथ दुराचार, तथा कथित दुराचार हम कह सकते हैं, क्योंकि एफएसएल की रिपोर्ट करी, दुराचार तो हुआ नहीं। और उसके बाद इतने एंगल, जातीय संघर्ष, विदेशी षड्यंत्र, देसी षड्यंत्र, पीएफआई, क्या क्या निकलेगा भी और इसमें? हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, तमाम जी, तमाम षड्यंत्र की बात कही जा रही है इसमें। मंत्री जी, आप क्या कहेंगे? जी, तो मैं आपको और इस पैनल के सभी मित्रों को नमस्कार करता हूं। और इतनी ज्यादा मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से बातें बाहर आ चुकी हैं कि अब इसमें बहुत चीजें गोपनीय नहीं रह गई। ये बात सही है कि जो हाथरस की घटना हुई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसी घटनाएं अपने प्रदेश में भी और अन्य प्रांतों में भी घटी हैं। सभी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी जो बहन बेटियां हैं उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है और ये निश्चित रूप से बहुत दुख का विषय है, बहुत शोक, संतप्त और लज्जा का विषय है। लेकिन जहां तक हाथरस की बात है, हाथरस की जो घटना घटी उसमें जितने प्रकार के उसमें मोड़ आते चले गए कि वो घटना एक बहुत शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने से अधिक एक राजनीति का शिकार हो गई। वो जैसे जब ये घटना घटी और उस लड़की के भाई ने एफआईआर कराई, ये एफआईआर के 7-8 दिन बाद एक उनसे राजनीतिक व्यक्ति मिलते हैं, फिर लड़की से कहा जाता है कि आप बलात्कार कहो। लड़की फिर बलात्कार का बयान देती है, वो बलात्कार भी बाद में दर्ज हो जाता है। और इसी प्रकार से पहले रेप, फिर गैंग रेप, उस घटना का स्वरूप बदलता चला गया। ये बात अलग है कि न तो मेडिकल जांच में और न एफएसएल की रिपोर्ट में कहीं भी रेप की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन चूंकि लड़की ने कहा तो वो बात मैं इसको इनकार नहीं करता। अब ये जांच का विषय है, न्यायालय और सब देखेंगे, क्योंकि मामला
सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। पर मुझको एक बात इसमें ये कहनी है कि ये समझ में नहीं आया कि विपक्ष के हमारे जो भाई हैं उनको कहां पर ऐतराज था, क्योंकि जैसे ही FIR हुई, लड़की के परिवार ने जिन 4 लोगों का नाम लिया वो चारों अरेस्ट हो गए। उसके बाद सारी जांचें हुई, वहां उसका इलाज भी कराया गया। जब लड़की नहीं बची तो उसके बाद जब पुलिस का वर्जन है, उसने सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दिया है कि सफदरजंग में जब ये लड़की नहीं रही, दिवंगत हो गई, तो इतने ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए कि ऐसी संभावना बनी, या वो कहते हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस का इनपुट था कि वहां किसी भी प्रकार का बवाल हो सकता है, इसलिए हमने उसकी लाश को रात में ही जला दिया। तो वो बातें तो खैर अभी ये तय होना है कि क्या सही था क्या गलत था, लेकिन यहाँ तक घटना घटी। लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार ने उस पर पहले SIT गठित की और SIT की तात्कालिक रिपोर्ट के आधार पर 5 वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया। निलंबित करने के बाद सरकार ने यह जांच CBI को सौंप दिया कि CBI की जांच, और उसमें फिर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करे, अपने देख रेख अपनी निगरानी में इसकी जांच कराए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसमें सरकार का पक्ष कहाँ ऐसा लगता है कि जहां न्याय न हुआ हो या सरकार ने कार्रवाई न की हो, ये विषय समझ में नहीं आता, क्योंकि इसमें क्योंकि काफी चीजें हो चुकी हैं, तमाम वीडियो टेप भी बाहर आ चुके हैं। ठीक है सर, बने रहिए। चंद्रिका प्रसाद जी बने रहिए, आपके पास दोबारा से आएंगे। ओंकार नाथ सिंह जी, आपने सारी बातें सुन ली, क्या कहेंगे आप? उसमें ही बातें निकल के आ रही हैं। मैं उनका ये ऐसे मामले में शुक्रिया तो नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने अच्छा बयान दिया कि भाई घटना जो घटित हुई है, चाहे इस प्रदेश की हो चाहे किसी प्रदेश की हो, उसकी निंदा की जानी चाहिए और उससे वो दुखी हैं। यही एक बयान होता है जो देना चाहिए। लेकिन सरकार ने वो काम नहीं किया जो मंत्री जी ने आज किया। अगर इस तरह का बयान पहले आ गया होता तो मैं समझता हूँ ये घटना ही न होती। जिस तरह से सरकार ने बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि दंगे की संभावना थी इसलिए रात में जला दिया गया और परिवार से परमिशन लेके जलाया गया, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अपना छुपाने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए कितना बड़ा झूठ बोला उन्होंने। सारे परिवार के लोग, उसके माँ बाप भाई, सारे लोग कह रहे हैं कि हम लोग वहां बंद थे, हम लोग वैसे कोई गया नहीं, तो किसने वहां जला दिया? किसकी परमिशन उन्होंने ले ली? इतना बड़ा झूठ जब सरकार बोल सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो आप सोचिए कहाँ नहीं झूठ बोल सकती है, वो क्या नहीं कर सकती। DM धमकी दे रहे हैं, आप लोगों ने कम से कम 50 बार चलाया उसको। DM किस तरह से धमकी दे रहे हैं परिवार को, DM खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। एडिशनल DG जो है वो लखनऊ से बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। IG रेंज वहां से बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। एक SP को हटा दिया, आपने कहा 5 आदमी हटा दिया, एक इंस्पेक्टर हटा दिया, कांस्टेबल हटा दिया और एक डिप्टी SP हटा दिया, आपने कहा हमने काम कर दिया। सवाल इस बात का है, ये इसका प्रचार किसने किया? सरकार ने किया। अगर किसी की हत्या हो जाती है, किसी की घटना घटित हो जाती है, लोकतंत्र में क्या राजनीतिक दल के लोग जाते नहीं है शोक सांत्वना व्यक्त करने के लिए? क्या ये सरकार नहीं जा सकती थी? अगर ये सरकार भी जाती, इनके मंत्री भी जाते और भी लोग जा रहे थे, जाते मिलके चले आते, किसने बवाल करा दिया वहां पे? इनको कहां से इनपुट मिल गया था कि दुनिया के बवाल हो रहे थे? आप खुद बताइए कि जो बवाल हो रहे थे, ठीक है, खुद बताइए कि जो बवाल चल रहे थे या कुछ हो रहे थे, उनको वहां पर क्या कहते हैं, रास्ते में रोक लिया, गिरफ्तार करके भेज दिया। फिर उसके बाद दूसरे दिन जब वो लोग गए, दूसरे दिन जब भीड़ वहां ज्यादा हुई तो आपने उनको जाने दिया। आप तो खुद ही भीड़ बढ़वा रहे हैं, आप खुद ही चाह रहे हैं कि बवाल हो, और आप कहते हैं कि विदेशी ताकतें आ गई हैं। अरे भाई, विदेशी ताकत किस लिए आ गई? एक लड़की के साथ रेप होता है और आप कहते हो कि उसका रेप नहीं हुआ है। रेप नहीं हुआ है तो मुझको ये बताइए कि जो उसकी डेड बॉडी थी, इतनी जल्दी आपने क्यों जलवा दिया? ठीक है ओंकार नाथ सिंह जी, ठीक है ओंकार नाथ सिंह जी, आपका समय पूरा हो गया, दोबारा से आपका रुख करूंगा। संदीप शुक्ला जी के पास चलें। संदीप शुक्ला जी, क्या कहेंगे आप? पहली प्रतिक्रिया आपकी।
संदीप शुक्ला जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? लगता है संदीप जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम राजेश यादव जी का रुख करेंगे। राजेश जी, आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर के? जी आपकी पहली जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। आपने सुना मंत्री जी ने क्या कहा, ओंकारनाथ सिंह जी ने क्या कहा, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये तो तय हो चुका है कि इस कांड में, खास करके हाथरस के कांड में, सरकार पूरी तरह से अभियुक्तों के साथ खड़ी है। जिस तरह से डेड बॉडी को ला करके जलाया गया, उससे यह तथ्य बिल्कुल प्रमाणित हो चुका है कि सरकार के इशारे पर सबूत को मिटाने का काम स्थानीय प्रशासन ने किया। जिस तरह से वहां पर पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया, परिवार को बिल्कुल कैप्चर कर लिया प्रशासन के लोगों ने, उससे यह तय हो चुका है कि सरकार कुछ छुपाना चाहती। जिस तरह से वहां महिला पत्रकारों के साथ वहां के स्थानीय प्रशासन ने सलूक किया, वो पूरा देश देख रहा है। जिस तरह से विपक्षी नेताओं के साथ सलूक स्थानीय प्रशासन सरकार के इशारे पर कर रहा है, वो हम आप सब लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। आखिर ऐसा क्या है? ये सरकार क्यों दुराचारियों के साथ हमेशा खड़ी दिखती है? आज हमारे उत्तर प्रदेश में, आपने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं और खास करके दलित महिलाएं, जो 16% दलित महिलाएं हैं, उनके साथ इस योगी राज में लगातार अपराधों में इजाफा हो रहा है। उत्तर प्रदेश नहीं है। नहीं, खाली उत्तर प्रदेश नहीं है। नहीं राजेश जी, मैंने 3 राज्यों का नाम लिया, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। ये 3 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर जो पूरे केसेस होते हैं दलित महिलाओं के साथ में, उसमें से 50% केसेस इन्हीं 3 राज्यों में होते हैं। का नाम आप ले रहे हैं, उनमें उत्तर प्रदेश टॉप पर है। यहां पर जिस तरह से दरिंदगी की जा रही है पीड़ित परिवार के साथ, ऐसा उदाहरण तो पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से सबूत मिटाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, ऐसा तो किसी राज्य में कहीं सुनने को नहीं मिलता है। ठीक है। तो ये जो दुराचारियों के साथ खड़े होने का संस्कार भारतीय जनता पार्टी का है, ये बड़ा अशोभनीय है और बड़ा ही शर्मनाक है। ठीक है राजेश जी, बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ चुके हैं, संदीप शुक्ला जी। संदीप शुक्ला जी, आप क्या कहेंगे? हाथरस में जो कांड हुआ उसको लेकर के साजिशों के तमाम नए नए आयाम सामने आ रहे हैं। कहा यह जा रहा कि पीएफआई के 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और उन लोगों ने 14 और लोगों के नाम बताए हैं। देखिए, हाथरस की घटना पूरे देश के लिए शर्मनाक है और उस पर जो राजनीति हुई, जो राजनीति आगे हो रही है, या जो प्रशासन के लोग जो है उसमें जो है वो बिल्कुल सुनवाई नहीं करे और उसमें उसके साथ गलत व्यवहार किया गया, तो ये पूरे समाज को तोड़ने के लिए, और ऊपर से दंगे की बात की जा रही थी कि दंगे फैल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह से कहना, तो ये सब चीजें क्या नाटक कर रखा है प्रदेश के साथ। जब आप हर क्षेत्र में फेल हो जाते हैं तो फिर आप विपक्ष को आप दबाने के लिए और पूरे प्रदेश को आप डिस्टर्ब करने के लिए और आप ये सब चालें चली जाती हैं। आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है, सारा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। ऐसी स्थिति में आप भड़काने वाली बातें करके इस प्रदेश को तोड़ने की साजिश की जा रही है, तो ये सब चीजें गलत है। इन चीजों का इन पर ध्यान देना होगा। ठीक है संदीप जी, बने रहिए हमारे साथ में। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी का रुख करेंगे। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि आप बहुत ही साफगोई से, बहुत ही ईमानदारी से सच्ची बात रखते हैं और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं ओंकारनाथ सिंह जी ने भी आपकी भूर प्रशंसा की। सवाल मेरा आपसे यह है कि ऐसा कौन सी आफत आ रही थी कि रात में डेड बॉडी को जलाया गया? कहा यह जा रहा कि वहां पर जातीय संघर्ष हो जाता। निर्भया कांड आपको याद होगा, निर्भया कांड में देश का पूरा
आदमी निकल पड़ा था सड़कों पर। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, यूपी, हर जगह पर करोड़ों लोग सड़क पर आ गए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हाथरस की एक छोटी सी घटना प्रशासन संभाल नहीं पाया। जहां तक आप उसको रात में, लड़की को रात में जलाने की बात कर रहे हैं, इस जी। बात से कोई सहमत नहीं हो सकता। लेकिन जो अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया गया है कि हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट थे कि अगर हम उसके शव को रात में नहीं जलाते तो काफी बड़ा हंगामा होने की संभावना थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जब पहले तो कोई भीड़ नहीं थी, लेकिन जब वो लड़की दिवंगत हो गई तो सफदरजंग में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई कि वहां से निकाल करके हमको हाथरस तक लाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। और अगर हम रात को रोकते तो सवेरे तक इतने लोग इकट्ठा हो जाते कि हमको अंतिम संस्कार भी नहीं करने देते। और चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, कुछ सवाल है। सवाल ये है कि आपका जिला प्रशासन लगातार झूठ पर झूठ बोलता रहा, लगातार झूठ बोलता रहा। पहली बात तो एफआईआर दर्ज नहीं की गई, दूसरा उसको से उचित इलाज नहीं दिया गया, तीसरा उसकी जो रेप हुआ उस रेप का सैंपल 5-7 दिन बाद भेजा गया, उसको सही इलाज के लिए सही अस्पताल नहीं भेजा गया। जब लड़की मर गई तो उसको रात में जिंदा जला दिया गया, पेट्रोल डाल के फूंक दिया गया। तो जिला प्रशासन आपके कंट्रोल में नहीं है क्या? ने जो कार्रवाई की उसने, मैं समझता हूं कि जैसा आपने कहा, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसका मेडिकल कॉलेज है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, वहां उस बच्ची का इलाज हुआ। उसके बाद वो सफदरजंग रेफर हुई और ये दोनों बड़े अस्पताल माने जाते हैं। बात गई ना, ये वो तो हफ्ते भर बाद गई ना सफदरजंग सर। अगर उसी दिन भेज दिया जाता तो वो बिटिया आज हमारे बीच जिंदा होती। जल्दी ले जाना चाहिए था। लेकिन मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं कि इस मामले में इतनी प्रकार की बातें हैं कि सच और झूठ आपस में मिल गया है। जैसे कहा गया कि बच्ची की जीभ काट ली गई, जबकि आपने देखा कि बच्ची बाद में बयान भी दी, बोल भी रही थी, उसके जीभ काटने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। दूसरा, ये कहा यह जा रहा है सर कि जीभ काटी गई थी, लेकिन जीभ कट के अलग नहीं हुई थी, वो उसी में जुड़ी हुई थी। कि कहा गया था कि लड़के की जीभ काट दी गई। इसी प्रकार से जो बलात्कार की बात है वो 7-8 दिन बाद आई। पहले जो रिपोर्ट की गई उसमें केवल 307 की रिपोर्ट की गई थी कि लड़की को मारा गया, पीटा गया, ये रिपोर्ट की गई थी। और ये नहीं कहा था लड़की के परिवार ने कि उसके साथ बलात्कार हुआ। ये घटना, ये उन्होंने जो बयान दिया वो 7-8 दिन बाद दिया, हालांकि वो भी दर्ज हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे चीजें आगे आती गई, ये तो वो सारा का सारा प्रशासन परिवार का, जैसे सीबीआई इंक्वायरी की बात है, तो जब वहां पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम गए उनके घर पर और डीजीपी गए और उनके साथ बैठ के बात किया, तो जो लड़की के परिवार ने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। ठीक है सर। मंत्री जी, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, आप जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं, आपकी ईमानदारी की, आपकी बेतकल्लुफी की, आपकी सच बोलने की बात को मैं सैल्यूट करता हूं। और यह भी सैल्यूट करता हूं कि सरकार ने थोड़ी ईमानदारी दिखाई, बहुत ईमानदारी दिखाई। हालांकि जिला प्रशासन ने ईमानदारी नहीं दिखाई, लेकिन एसआईटी बनाई गई, उसके बाद में सीबीआई की जांच दी गई और इस पर भी जब संतुष्ट नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट में यह भी कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच हो। यह बहुत बड़ी ईमानदारी बरती गई, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर इतने आयाम इस एक घटना के निकले कैसे। क्या इसमें एक जो कलोकियल लैंग्वेज है, रायता फैलाने की कोशिश की गई? क्या इसमें रायता फैलाया जा रहा है? यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना।
पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं, मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है, इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूँ। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं, दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम ओंकार नाथ सिंह जी का रुख करेंगे। ओंकार नाथ सिंह जी, कहा यह जा रहा है कि इसमें विदेशी षड्यंत्र था। मॉरिशस से 100 करोड़ रुपए आए थे जातीय संघर्ष बढ़ाने के लिए। 4 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं अल्पसंख्यक वर्ग के हैं और उन्होंने 14 और लोगों के नाम उजागर किए हैं। क्या कहेंगे आप? की चीजें सरकार बनाने में बड़ी माहिर होती है। अभी मंत्री जी कह रहे थे कि पुलिस ने बयान दिया है कि वो क्या कहते हैं सवेरे बलबा हो जाता, तो बलबा हो जाता, रात में आपने करा दिया दाह संस्कार, तो क्या पेट्रोल जला के दाह संस्कार होता है? हिंदू धर्म रीति में पेट्रोल जला के दाह संस्कार होता है और बिना घर वालों की परमिशन के हो जाता है। इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। PFI के लोग पकड़े, वो 100 करोड़ रुपया कहाँ है? क्या सरकार ने बरामद कर लिया? वो 4 आदमियों को जो पकड़े हैं, जो बयान ये दे रहे हैं, 14 के नाम बता रहे हैं, ये पता नहीं क्या क्या भी कहेंगे। इनके कहने का तो कोई है नहीं। इसमें बवाल कहाँ हुआ, तो हम ये जानना चाहते हैं। क्या वर्ग संघर्ष हुआ? क्या कहीं मारपीट हुई? क्या हत्याएं हुई? कहां से बलबा हो गया कि ये पहले वो प्लान कर रहे थे कि किसी दलित की हत्या हो, उसके बाद उसकी लाश को पुलिस जो है वो बिना किसी जानकारी के जला दे, पेट्रोल छिड़क के जला दे, ताकि जब लोगों में बवाल हो तब हम उसको बवाल कराएं। और बवाल भी नहीं करा पाए, पुलिस ने पकड़ लिया उनको। मतलब क्या बेवकूफी की चीजें ये लोग करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। सरकार अगर ऐसे चलाएंगे तो कैसे चलेगा, आप बताइए। आपके पेट में ये बात, आपके दिमाग की बात उतर रही है? जो ये कह रहे हैं कि यहाँ दंगा होने वाला था, अरे दंगा अगर होता तो दंगा आप कहते वो जो पुलिस को घेर के मारा गया था, वो तो समझ में आता है कि भाई दंगा करा रहे हैं। कहीं हिंदू मुस्लिम राइट हो गया होता, कहीं वर्ग संघर्ष हो गया होता, किसी मारकाट हुई होती, 10-20 लाशें बिछ गई होती, तो समझ में आता हाँ भाई ये दंगा भड़काया गया है। नहीं ओंकार नाथ सिंह जी, तो क्या सरकार झूठ बोल रही है कि 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं? 4 लोग जो
गिरफ्तार किए गए वो तो सामने है आपके। एक छोटा तो उदाहरण देता हूं, हमारे एक कांग्रेस कार्यकर्ता शैलेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया गया, हजरतगंज में घूम रहे थे, वहीं गिरफ्तार किया, क्या कहा, दौड़ा के पकड़ा उनको, हमने गाड़ी में उनके पोस्टर बरामद किए। तो इससे पुलिस का काम ही है ये झूठ बोलना, इसके अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं करती है। अगर ये ठीक अपना काम करे तो लॉ एंड ऑर्डर तो अपने आप ठीक हो जाए। ये लोग पता नहीं क्यों सरकार की पोजीशन को खराब करते रहते हैं, और सरकार में जब अनुभवहीन लोग बैठ जाते हैं तो यही दशा होती है जो आज हो रही है। आप ये बताइए, अभी उन्नाव में पिछले साल जिस लड़की को जिंदा जलाया गया था, उसका केस शुरू हुआ तो उसका जो भतीजा है 6 साल का बच्चा, उसको अपहरण कर लिया गया कि मुकदमा मत लड़ो नहीं तो इसको मार डालेंगे। अभी हाथरस में ही एक लड़की का रेप हो गया, बलरामपुर की घटना आपके सामने है, आजमगढ़ घटना आपके सामने है, कहां नहीं हो रहा है? क्या सब पीएफआई करा रही है? ठीक है, क्या सब पीएफआई करा रही है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं मंत्री जी से। चंद्रिका प्रसाद जी, सवाल आपने सारे सुन लिए। वो कह रहे हैं, ओंकारनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि अगर जातीय संघर्ष होता, वर्ग संघर्ष होता तो डेड बॉडी जलाने के बाद भी हो जाता। दूसरा जो 100 करोड़ रुपए पकड़े गए वो कहां है? जी पूरा समय, मुझे 2 मिनट टाइम दीजिएगा। जी पूरा समय आपके पास सर। कि सरकार ने एक कानून पास किया था, नागरिकता संशोधन विधेयक। उसके बाद उसमें कहीं भी किसी की नागरिकता लेने का नियम नहीं था, लेकिन एक अफवाह चली, बाकायदे 100 दिन से अधिक आंदोलन चला कि नहीं सरकार नागरिकता ले रही है, और अगर आप आंदोलन नहीं करेंगे, ये अधिनियम वापस नहीं होगा तो आपकी नागरिकता चली जाएगी, आप कहाँ कागज दिखाओगे। इस तरह का एक हंगामा हुआ और शाहीन बाग में बहुत लंबा धरना चला। नहीं उसी सीधे जो समय सवाल, अमेरिका में बहुत लंबा धरना चला। नहीं, सीधे जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए सर। उसी का बड़ा दंगा हुआ जिसमें 54 आदमी मारे गए, 54 आदमी मारे गए, और एक पार्टी के पार्षद उसमें गिरफ्तार हुए। सारी योजना का कई 100 पेज की चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दाखिल की है, और एक बड़ा दंगा कराया गया। ये दंगा कराया गया, ये पुलिस ने दिया है और कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि दंगा कोई नहीं कराता, या उसमें भी पीएफआई के लोग थे, यही लोग थे जो शाहीन बाग में भी थे। अब यूपी में जाति दंगा कराने की बात कोई, अब यूपी में सर एक बहुत साधारण सा सवाल है आपसे, मैं समझना चाहूंगा। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, 325 विधायक हैं, दिल्ली में 303 सांसद हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है। ये पीएफआई और इससे सहयोगी संगठन अभी तक पनप कैसे रहे हैं? ये अभी तक खत्म क्यों नहीं हो पाए? प्रजातंत्र में आप प्रजातांत्रिक पद्धति से ही, अरे प्रजातंत्र में आतंकवादियों को कैसे छूट दी जा सकती सर? आता है तो आप देख रहे हैं कि बॉर्डर में कितने आतंकवादी मारे गए, आज 3 मारे गए, वो बात अलग है। लेकिन जब कोई आदमी कोई सीधे ऐसे रूप में नहीं आता तो पुलिस पकड़ती है, कोर्ट में ले जाती है, कोर्ट में वो उनके वकील अपनी बात कहते हैं, पुलिस अपनी बात कहती है, फिर अदालत जो फैसला करती है वो होता है। पीएफआई के कई केसेस सामने आ चुके हैं। नहीं मैं बार बार समझ नहीं पा रहा हूं सर। साउथ लगातार दिल्ली में फ्री घूमता रहा, जिसने ये कोरोना फैलाया पूरे देश में और मजलिस करवाई दिल्ली में, उसको पकड़ नहीं पाई पुलिस। कह रहे हैं उसकी मोहम्मद साद की बात कर रहे हैं कि वो जब केंद्रीय मंत्री नारे लगवा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? केंद्रीय मंत्री नारे लगवा रहे हैं कि गोली मारो, तो इस केंद्रीय मंत्री कोई केंद्रीय मंत्री, ओंकार सिंह जी, ऐसा कोई केंद्रीय मंत्री नारा नहीं लगाया। अरे वो अनुराग ठाकुर का ही, ठीक है सिंह साहब, थोड़ा सा मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिए। बोलिए। मैं अपनी बात पूरी ठीक है सर, आप अपनी बात रख लीजिए। ओंकारनाथ सिंह जी सुन लीजिए। के मित्र ने अभी एक बात कही थी कि आंकड़े में यूपी के में बलात्कार के केसेस ज्यादा है। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि हम इसको आंकड़ों में न देखें, बलात्कार एक भी अधिक है, और अगर उससे ज्यादा होते हैं तो भी बहुत दुखदाई है। ये समाज का एक बहुत बड़ा मनोरोग है, इस प्रकार से बहन बेटियों के साथ घटनाएं घटती हैं। और आपको बहुत दुख होगा जानकर कि आज ही एक घटना में पढ़ रहा था कि पिता ने पुत्री के साथ बलात्कार किया, आज की घटना बता रहा हूं। तो ये ऐसा मनोरोग है कि इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बहुत कुछ के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता,
बिल्कुल ठीक करें, ये मनोरोग तो है, क्योंकि 4 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, ये मनोरोगी है, इस बात में कोई शक नहीं है सर जी। लेकिन तो उस समय उसके बाद बड़े सख्त कानून पार्लियामेंट में बने, बाद में वो संशोधन भी हुआ, लेकिन घटनाएं उस गति से नहीं रुक रही जितना उनको रुकना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ठीक है सर, जरा ठीक है सर, जरा राजेश जी का रुख कर लेते हैं। राजेश यादव जी, क्या कारण है कि क्या देश में बहुत शानदार सरकार चल रही है, प्रदेश में शानदार सरकार चल रही है, इसलिए विदेश में बैठे लोग इसको डिस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं क्या? क्योंकि एक पत्रकार गिरफ्तार होते हैं जो चाइना की जर्नल वर्ल्ड में लिखते हैं, अब 100 करोड़ रुपए मॉरिशस से आ रहे हैं, ये माजरा क्या है सर? देश में कोरोना आया जी, तो इसको भी सांप्रदायिक रंग दे दिया भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप शानदार सरकार कह रहे हैं जी। और जब भी इस तरह के मसले आते हैं तो इनके पास कोई समाधान नहीं होता है। ये पाकिस्तान हिंदू मुसलमान यही कह करके समस्याओं का एक दूसरा रुख मोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये तो इनकी सोच है, इनकी समझ है। अब मैंने ये बात रखी थी कि यूपी में बलात्कार हो रहे हैं, माननीय मंत्री जी का कहना है मनोरोग है, सब अपनी जगह पे ठीक। हमारा तो सीधा सवाल है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमेशा बलात्कारियों के साथ खड़ी क्यों दिखती, हमेशा दुराचारियों के साथ खड़ी क्यों दिखती? हम तो आपत्ति इस पर कर रहे हैं, और जब हमारे लोग जाते हैं वहां पे तो माननीय सांसद गण के, माननीय प्रतिनिधि गण के, मंत्री जी जवाब दे दीजिए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि अधिकतर सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी नजर आती है। जी आपको जी आपको ही बोलना सर। खंडन करता हूं, कोई भी सरकार, और खास करके मैं अपनी सरकारों की बात करता हूं, कभी बलात्कारियों के साथ खड़ी नहीं होती। मैं एक उदाहरण देता हूं कि योगी जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने थे, सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड उन्होंने बनाया था, और तमाम बच्चियां जो कॉलेज में जाती हैं, बाजार जाती हैं, मंदिर जाती हैं, या कहीं सुनसान जगह से गुजरती हैं, उनके साथ जो छींटाकसी होती थी या उनके साथ अश्लील हरकतें होती थी, उन्होंने उसको रोका। और सिविल ड्रेस में हमारी महिला सिपाही रहती थी और उसको उन्होंने रोकने में सफलता प्राप्त की। तो ये नहीं कहा जा सकता कि योगी जी और हम बलात्कारियों के साथ क्यों खड़े होंगे, इसका कोई कारण होना चाहिए ना। दूसरा, योगी जी एक संत हैं, और संत व्यक्ति कभी इस प्रकार के अनाचार में साथ नहीं होता। आप सब जानते हैं कि जो संत होते हैं वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं, और भगवा वस्त्र का अर्थ होता है जो अग्नि की लपटें होती हैं, ज्वाला, उसका रंग होता है। यानी सब कुछ, जब माया मोह जात पात संबंध सब समाप्त करके भस्म करके आदमी योगी का रूप धारण करता है। तो योगी आदित्यनाथ 17-18 घंटा काम करने वाले आदमी हैं। उनके पिता का निधन हुआ था, लेकिन कोरोना को छोड़ करके वहां नहीं गए, और 24 करोड़ की आबादी में। राजेश जी आपने ठीक है सर, ठीक है राजेश जी, आपने जवाब सुन लिया कि आपके विधायक हैं रंजीत बहादुर श्रीवास्तव, उनका बयान आपने देखा होगा। आपके विधायक है सुरेंद्र सिंह, उनका भी बयान आपने सुना होगा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं, सरकार में बैठे लोग, आपके विधायक इस तरह का बयान दे रहे हैं कि बच्चियां संस्कारी नहीं हैं, खेतों में क्यों जाती हैं? तो ये क्या है? ये आपके विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, इनके इस तरह के बयानात आ रहे हैं, और आपकी पुलिस बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी है, आपका प्रशासन बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा है, आपका डीएम बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा है। क्या माना जाए इसे? उत्तर प्रदेश की सरकार आखिर इन समस्याओं का समाधान, आप कह रहे हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड, रुक गई छेड़खानी की घटनाएं। आज उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि बच्चियों का कब्रगाह बन गया है उत्तर प्रदेश। मुझको बहुत ही दुख हो रहा है इस बात को कहते हुए। जिस तरह से आज बच्चियों के साथ यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है छोटी छोटी बच्चियों के साथ, ये आखिर आप इसको रोकते क्यों नहीं है? आप कोई आप प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। आप तो हमेशा बलात्कारियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। आप चिन्मयानंद साहब, ठीक है राजेश जी, जरा संदीप जी का रुख कर लेते हैं जी। मैं आगे नहीं ले जा रहा। ठीक है, बात अपनी रख लीजिए सर। अब भाई साहब और पूरा देश नहीं, उत्तर प्रदेश सुनिए, कैसे सुरक्षित, दिल्ली के कैसे सुरक्षित रहेगी? दिल्ली हम का सबके पास बच्चियां हैं, सुनिए हम सबके पास और वो महिलाएं हैं।
अब सुन लीजिए कल कोई घटना किसी के साथ भी हो सकती है। अब सुन लीजिए, दिल्ली का दंगाई ताहिर हुसैन आपकी पार्टी का आदरणीय सांसद वो था, सभासद था। और सुनिए, सीधा, और अब सुनिए, मैं उत्तर प्रदेश में बलात्कार की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है आज का। आप वही तो मैंने कहा कि आप सीधे जो है फिर आप उसको सांप्रदायिक रंग देना चाहेंगे। जैसे आपने पीएफआई का सहारा ले लिया, 100 करोड़ रुपया आपने बता दिया, आपने फिर हिंदू मुसलमान आप ले आवेंगे, फिर आप उसमें ला करके और आपके पास दुनिया भर के मसाले हैं। आप इसका जवाब नहीं देंगे कि डेड बॉडी रात में क्यों जलाई गई। आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि वहां पर माननीयों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है। आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं माननीय मंत्री जी। और आपके शासन में जिस तरह राजेश जी जवाब सुन लीजिए, राजेश जी एक एक करके बोलिए, मंत्री जी को सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिए। तो खाली कथन को भी आपने झुटला दिया, मरने से पहले आदमी झूठ नहीं बोलता। हमारे पास राजेश जी पहले जवाब सुन लीजिए फिर सवाल करिएगा, पूरा समय है आपके पास जी। किसी को नहीं मान रहे हैं, आईपीसी की आपने कैसी कर रखी है। मैं चुप हूँ, ये है कि जवाब चाहिए ना। आप सरकार में है, बोले जा रहे हैं, आप सरकार में है, जवाब चाहिए ना। आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप चले गए ताहिर हुसैन को, आपने चले गए ताहिर हुसैन को। साहब आप नहीं सुनते, बहस को भटकाइए मत माननीय मंत्री जी। बुरा लग गया। नहीं, बच्चियों की सुरक्षा का सवाल है और उत्तर प्रदेश में बच्चियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, ये एक अहम प्रश्न है आज की तारीख में। उत्तर प्रदेश में हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, इसकी गारंटी दीजिए आप। सुरक्षित रखते हैं मुझे मालूम। तो प्रदीप जी, इनका एक विधायक कोरोना पॉजिटिव जी क्या है कोरोना फैलाने के लिए। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो वो कोरोना फैला रहे थे वो कहते हिंदू मुसलमान है, हिंदू मुसलमान के अलावा आगे नहीं जा सकते। ये इनके पास एक बात है, जब भी आप कोई बात करेंगे ये ठीक है सर। संदीप जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ठीक है संदीप शुक्ला जी, ठीक है मंत्री जी, आ रहा हूं आपके पास दोबारा से। संदीप शुक्ला जी, क्यों नहीं गए? आपकी सरकार के लोग हाथरस में क्यों नहीं गए? आपकी सरकार क्यों भाग रही है हाथरस कांड से? आप वहां पर पीड़ितों के आंसू पोंछने क्यों नहीं गए? पड़ रही है, आप वहां पर पीड़ितों के आंसू पोंछने क्यों नहीं गए? पूरा विपक्ष गया, आपकी पुलिस लाठियां लेकर के दौड़ा ली, पूरा विपक्ष गया। आपने बड़ी बेशर्मी से उनके साथ आप पेश है। आप मेडिकल रिपोर्ट को नहीं मान रहे हैं, आप मृत्यु बयान को नहीं मान रहे हैं, आप कुछ नहीं मान रहे हैं। आपकी मनमानी चलने दे, उत्तर प्रदेश में। भाई राजेश यादव जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कर रही है, अब तो आपको इत्मीनान हो जाना चाहिए ना कि जो परिवार की बात थी वो परिवार की बात मान ली गई। आप हैसियत पे उतर आए। आप यहाँ पर बैठ करके देखिए, सीधा मैं एक सम्मानित चैनल पे आप बैठे हुए हैं और आपके पास जवाब नहीं, आप धमकी दिए जा रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी, यही चरित्र है उत्तर प्रदेश सरकार का। जो बोलेगा उसके खिलाफ आप मुकदमे कराएंगे, उनको आप धमकाएंगे। आज हाथरस का पीड़ित परिवार, उसकी जान खतरे में है। आज आप जिस तरह से उन्नाव में पीड़ितों के साथ आप लोगों ने घटना के बाद भी उनके परिवार को मरवा दिया, वही पोजीशन हाथरस में भी आप करना चाहते हैं। कोई आदमी आपके खिलाफ धमकी देंगे। माननीय मंत्री जी, आप धमकी देंगे? नहीं, आप धमकी देंगे हमें, यही चरित्र है। राजेश यादव जी, सवाल मेरा आपसे है। राजेश जी, सवाल सुन लीजिए। यही घमंड आपको वापस भेजेगा। यही घमंड जनता देख रही है। राजेश जी, मेरा सवाल एक सुन लीजिए। मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी
मुझे एक सवाल पूछना है राजेश जी से, और मेरा सवाल ये है राजेश जी से, राजेश जी सारे बात मान ली गई परिवार की, राजेश जी परिवार की सारी बात मान ली गई, एसआईटी पर एतबार नहीं था, कोई बात नहीं, सीबीआई की जांच के आदेश दे दिए गए, सीबीआई पर एतबार नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो गई, अब तो परिवार को और आपको इत्मीनान हो जाना चाहिए ना। नहीं होता है। आप हमारी हैसियत कह रहे हैं कि हैसियत नहीं है। मेरा आरोप है कि आप दंगा कराना चाहते थे, आप ही लोग। बहुत तो आपका आरोप, वही तो कह रहा हूँ, मेरा आरोप है, वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ कि आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, और जो लोग भी बलात्कार के खिलाफ बोलेंगे आप उनको दंगाई घोषित कर देंगे। संदीप शुक्ला जी, आपको आवाज आ रही है? संदीप शुक्ला जी, अगर आपको आवाज आ रही हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। ये जो 100 करोड़ का मामला है, 4 लोग को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया है, 14 लोगों के नाम और बताए हैं, क्या कहेंगे आप? राजेश यादव जी आएंगे दोबारा से आपके पास में। राजेश जी माफ करिएगा, दोबारा से आपके पास में आऊंगा, संदीप के पास चलेंगे। संदीप शुक्ला जी, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो ये जो 14 लोगों के और नाम बताए जा रहे हैं, 100 करोड़ की बात की जा रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी फिर से क्या पूछ रहे हैं जी? संदीप जी, मैं ये पूछना जानना चाह रहा हूं आपसे कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कहा यह जा रहा कि 100 करोड़ रुपए मॉरिशस से आए हैं, और जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए उन्होंने 14 और लोगों के नाम बताए हैं। क्या है ये मामला? क्या कोई भी अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र नजर आ रहा क्या आपको? 100 करोड़ क्या है? आवाज नहीं आ रही सब क्लियर। 100 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं कि दंगा भड़काने के लिए 100 करोड़ रुपए मॉरिशस से आए थे। कहां से आए थे? अरे मॉरिशस से सर, मॉरिशस से, विदेश से। अब ये तो इंटेलिजेंस का काम है कि क्या, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता कि कहां से क्या आए थे, क्या हुआ था। हम लोग तो जनता है और देश की जनता के साथ खड़े हैं, कहा ये जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं, और हम लोग तो ये देख रहे हैं कि हाथरस में जो कुछ हो रहा है वो यहाँ से भी हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों करा रहा है, कैसे हो रहा है, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन इतना तो तथ्य स्पष्ट है कि जो कुछ हो रहा है वो गड़बड़ हो रहा है, जनता के साथ मजाक हो रहा है, देशवासियों के साथ मजाक हो रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ मजाक हो रहा है, और ये मजाक बंद हो, वरना जनता जवाब देना जानती है। जो कुछ भी गणित किया जा रहा होगा वैसे भी किया जा रहा है, लेकिन जब जनता के साथ मजाक होगा तो जनता इसका जवाब देना भी जानती है, करने की कोशिश थी, दंगा भड़काने की कोशिश थी। मतदान इसीलिए व्यवस्था है, और जब भी समय आएगा उत्तर प्रदेश की जनता वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। चलिए ठीक है, बने रहे संदीप। ओंकारनाथ सिंह जी, कहा यह जा रहा है कि सीए एनआरसी को लेकर के जो पूरे देश में हंगामा हुआ था, उसी तर्ज पर इस आग को भड़काने की कोशिश की जा रही थी, क्या कहेंगे आप? और इनके कहने के लिए, चूंकि ये कुछ कर नहीं पाए, तो कहने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी दुनिया भर की बातें कर रहे थे, उनको ये मालूम होना चाहिए बलरामपुर में हमारी कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी गई थी और वहां जाके उन लोगों से मिलके आई थी। राजेश जी जो बार बार कह रहे हैं कि वो दिख रहा है कि आता क्या कहते हैं दुराचारियों के साथ खड़े हैं, वो इसलिए दिख रहा है कि जब भी कहीं बलात्कार की घटना घटित होती है, आप तो देखते होंगे, पुलिस सबसे पहले उसको नहीं लिखने की कोशिश करती है। क्यों नहीं उसके कपड़े की फॉरेंसिक जांच कराती है, तो कब्जे में लेती है? क्यों तुरंत ही मेडिकल क्यों नहीं होता है? क्यों 7 दिन 8 दिन के बाद होता है? अभी आपने इसी के से बताया कि 8 दिन के बाद मेडिकल हुआ। तो जब इस तरह की घटनाएं जब ये करेंगे तो लोग तो आंख उंगली उठाएंगे ना कि दुराचारियों के साथ सरकार खड़ी है, बलात्कारियों के साथ सरकार खड़ी है। नहीं, लेकिन आरोप सरकार ये लगा रही है ओंकारनाथ सिंह जी कि सीए एनआरसी का जो मामला था उसका बदला लेने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। ठाकुर ने धमकियां दी, गोली मारो, दुनिया भर की चीजें अनशन कहे कि जो हम आपके
टीवी चैनल पर नहीं कह सकते हैं। अभी जो वो एक पूरे एमएलए थे आपके जो अब बीजेपी में चले गए हैं, वो किस तरह से धमकी दे रहे थे, आपने खुद क्या कहते हैं देखा है टीवी पर। उनका कुछ नहीं हुआ और दुनिया भर के लोगों को लगा दिया। बताइए, सलमान खुर्शीद को लगा दिया, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर रहे हैं, अब उनका ये काम रह गया कि वो दंगा भड़काएंगे। शर्म आनी चाहिए इस तरह की चीजों को चार्ज लगाने वाले लोगों को। और आज ये जब यहाँ पर असफल हो गई सरकार, तो अपना वो मुंह छुपाने के लिए कह रहे हैं कि PFI 100 करोड़ बरामद हुआ है। अरे भाई, आप सरकार में हो, आप तो कुछ चाहो, जो चाहो वो कर सकते हो, जी जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। ये धमकी देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और कुछ होने वाला नहीं है। जनता सब समझ रही है और जनता मौके पर इनको अच्छी तरह से जवाब भी देगी। लेकिन ये बात तो ठीक है ना, लेकिन ये बात तो ठीक है ना कि इसी बहाने आपकी जो राजनीतिक जमीन यहाँ पर उर्वरा नहीं थी, खुदरा हो गई थी, उसको आप लोग उर्वरा बनाने की कोशिश करते। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने लगातार कोशिश की और उसमें काफी हद तक सफल भी रहे। ये आप लोग की सोच। सेंगर जिस समय में हत्या हुई थी जिस लड़की की, वहां भी प्रियंका जी गई थी। मिर्जापुर में जब क्या कहते हैं मारे गए थे आदिवासी, वहां भी गई थी। जहां जहां घटना होती, तिवारी जो प्राइवेट कंपनी का मैनेजर थे जिनकी हत्या हुई थी, उनके घर भी गई थी मिलने के लिए। जहां जहां होता है वहां वो जाती हैं सांत्वना व्यक्त करने के लिए। जो मदद हो सकती है वो मदद ये लोग करते हैं। लेकिन ये कि हम किसी की मृत्यु पर अपनी जमीन उर्वरा करें, कांग्रेस ये नहीं सोचती है। कांग्रेस दुख में शरीक होने के लिए जाती है। और जब जहां तक हमें चुनाव लड़ना है या चुनाव जीतना है, वो जनता तय करेगी हमारा काम देख के कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और सरकार जो कर रही है, जो वादे किए हैं, उस सरकार से कितना नुकसान हो रहा है प्रदेश को और देश को, उस पर जनता तय करती है। हम और लाशों में ठीक है, ठीक है राजेश यादव जी, ठीक है राजेश यादव जी, आपसे भी मेरा सवाल यही है कि चूंकि NRC और इन सब चीजों को लेकर के जो एक पूरे देश में माहौल बना था, उसी की दूसरी कड़ी बनाने की कोशिश की जा रही थी। इसीलिए विदेश से फंड आया और तमाम लोग इसमें वेबसाइट बना करके जुट गए। फंड ने क्या किया? उस फंड ने ये कहा कि FIR दर्ज मत करो। विदेश से फंड आया तो उस फंड ने ये कहा कि इसका इलाज यहीं होने दो, सफदरजंग मत ले जाओ। विदेश से फंड आया तो क्या उसने कहा कि रात में लाश जला दो? विदेश से फंड आया तो उसने क्या कहा कि इनके परिवार को कि जातीय संघर्ष करा दो, दलित वर्सेस नहीं, उसमें यह था सर कि जातीय संघर्ष करा दो, वर्ग संघर्ष कराओ, अशांति फैला दो पूरे प्रदेश में और देश में। समाज के लोग वहां पर इस तरह का शर्मनाक कांड करते हैं। बात ये है कि इनका पूरा केस हो गया। जी जी, ट्रांसफर हो गए, सारी बातें हो गई। बात ये निकाल रहे हैं कि ये बवाल कराने आए थे। कैसा बवाल करा रहे थे भाई? क्या तमाशा बना रहे हैं? अपना 100 करोड़ रुपया करा रहे हैं। 100 करोड़ मतलब कितना, मतलब ये कितना हास्यास्पद लग रहा है मन में, कितना हास्यास्पद लग रहा है ये कहना कि 100 करोड़ रुपया लाया गया था जाति। ठीक है, जल्दी से जवाब ले लेते हैं, समय खत्म हो गया। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, विपक्ष कह रहा है सब कुछ तो आपने कर लिया, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ये विदेशी षड्यंत्र किया जा रहा है। जब आपने घर के परिवार के लोगों को पैसा दे दिया, सब कुछ कर दिया, तब तो कुछ नहीं हुआ। आपने कहा कि सब जगह प्रियंका जी जाती हैं, लेकिन मेरा उनसे सवाल है सर पहले इस बात का जवाब दे दीजिए। सर पहले इस बात का जवाब दे दीजिए, जल्दी से, समय कम है। दूसरा थी मोना मिश्रा गई, मोना मिश्रा गई। एक बात सुन लीजिए, सुनिए, बड़ी अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात की। अब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए एक सेकंड। आप तो ज्वाइंट फैमिली में रहते होंगे, नेता हैं। अरे सर सुन लीजिए, आप नेता है ना, आप हर क्रियाक्रम में आप ही जाते हैं, हर शादी में आप ही जाते हैं, आप घर कोई आदमी नहीं जाता है, उसको नहीं माना जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? वाह भाई उपाध्याय जी, आप कमाल कर दिया आपने। भाई ओंकारनाथ सिंह जी, जल्दी से चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, समय समाप्त हो गया।
अगर हम कहीं पूरे जा होने नहीं की गए, आप हमारा हो- लड़का गया, आप- हमारा आप- भाई गया, तो आपका क्या बोलता जवाब उसको मिल नहीं गया। मारा जाएगा? आपका कमाल कर रहे हैं आप। आपका जवाब मिल गया ओंकार जी, आपका जवाब मिल गया, आपको धन्यवाद। अब मुझे अपनी बात करने दीजिए। ठीक है सर मैं ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। समय हमारे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर घटना एक है हाथरस की, लेकिन साजिश अनेक है। कोई इसको सीए एनआरसी से जोड़ रहा है, कोई जातीय संघर्ष का बता रहा है, कोई वर्ग संघर्ष बता रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र बता रहा है, तो कोई राष्ट्रीय षड्यंत्र बता रहा है, और तमाम तरह के इसमें अनेक प्रकार के षड्यंत्र इसमें सामने निकल करके आ रहे हैं। और अब इन सब के बीच अगर कहीं कुछ दब गया है, कुछ रह गया है, तो वो रह गया है उस दलित लड़की के साथ में न्याय होना। हालांकि ये एक अच्छी बात है कि जांच अब एसआईटी कर रही है, उसको 10 दिन का एक्सटेंशन मिल गया है। जांच सीबीआई करेगी और वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करेगी। तो इससे परिवार वाले भी संतुष्ट हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि देश के लोग भी संतुष्ट होंगे कि इस बार इस दलित बेटी के साथ भी न्याय जरूर होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।